हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीजन ऋषि सर एप्लीकेशन और यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम सी सेट 2023 के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले की क्लास में मैंने एक लगभग 12 क्वेश्चन करवा दिए थे। इससे पहले भी हमने एक वीडियो डाला था यूट्यूब पे। सी सेट में जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए हैं उनका, उसमें से लगभग 12 क्वेश्चन मैंने करवाए थे। सारे क्वेश्चन तो नहीं करवाए थे। आज उसके आगे के पार्ट को हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन को, समझते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं और क्या क्या हमारा तरीका होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। आज का जो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इससे पहले शायद मैंने 12 क्वेश्चन आपको करवा दिए थे। 13वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और मैथ के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे करने वाले हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए गौर करिए। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ ऑल डिजिट विच appears इन ऑल द इंटीजर फॉर्म 10 to 100। आपसे कह रहा है कि 10 से 100 तक लिखे जाने वाले सभी पूर्णांकों में आने वाली सभी अंकों का क्या करे, योगफल ज्ञात करे। कहना क्या चाह रहा है, पहले क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के समझ क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हमसे क्या किया कहा गया कि नंबर कहाँ से शुरू होना चाहिए, 10 से, और 10 से ऐसे ही बढ़ता चाहिए। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। फिर यहाँ मैंने शुरू किया 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। फिर यहाँ शुरू किया 30। अब 30 से कहाँ तक जाएगा, 39 तक। फिर स्टार्ट कहाँ से होगा, 40। फिर कहाँ 50। फिर कैसे 60 से। फिर कहाँ 70 से। फिर कहाँ 80 से। फिर कहाँ 90 से। कहाँ जाएगा, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। और इसके बाद क्या रहा, 100 रहा। ठीक है। अब कहना क्या चाह रहा है कि ये जितने भी मैंने नंबर लिखे हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, वैसे ही 20 से ये 29 तक, 30 से 39 तक, 40 से 49 तक, 90 से 99 तक, इन सब के अंकों को क्या करे, जोड़ना है। इन सब के अंकों को जोड़कर कहाँ तक, 100 तक जोड़कर आपको आंसर बताना है। अब इस तरीके से जोड़ने बैठे कि इनके अंकों का योग 1, इनके अंकों का योग 2, इनके अंकों का योग 3, यहाँ 4, फिर इनको जोड़े, फिर सबको जोड़े, तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो हम सही अप्रोच से चलेंगे। अप्रोच क्या कहेगा तो ध्यान देना। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो यूनिट प्लेस पे जितने भी डिजिट है उनको जोड़ लेते हैं। फिर टेंस प्लेस पे जितने भी डिजिट है उनको जोड़ लेते हैं। इकाई के स्थान पर जितने भी अंक है उनको जोड़ लेंगे। फिर दहाई के स्थान पर जितने भी अंक है उनको जोड़ लेंगे और बाद में उन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। अब मैं यहाँ से बात करूँ तो यहाँ यूनिट डिजिट की बात करूँ, मैं कलर कर रहा हूँ चेंज। यहाँ मैं यूनिट डिजिट की बात करूँ तो यूनिट डिजिट पे क्या है, तो आप कह रहे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ भी यूनिट डिजिट पे क्या है, तो आप कहोगे सर 0 से 9 तक। अच्छा, यहाँ पे भी यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, तो आप वही कहोगे सर 0 से कहाँ तक, 9 तक। हाँ या ना। वैसे यहाँ पे भी 0 से 9 तक आएगा। यहाँ पे भी यूनिट डिजिट 0 से 9 तक, यहाँ पे भी 0 से 9 तक, यहाँ भी 0 से 9 तक, यहाँ भी 0 से 9 तक और यहाँ भी 0 से 9 तक। तो मुझे एक बात बताओ, इन 0 से 9 तक की संख्या को मैं जोड़ूं, यूनिट डिजिट को जोड़ूं, तो यह कितना आएगा, 45। इनको जोड़ो, 0 और 1 1, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 कितना, 21, 21 और 7 28, 28 में अगर मैंने 8 जोड़ दिया तो आपने कहा कितना, 46, और 46 में मैंने 9 जोड़ा तो आपने क्या कहा, 45। तो मतलब मैंने ये कहा कि यहाँ से यहाँ तक मैं एक बार 0 से 9 तक जोड़ता हूँ तो 45 आता है। और ऐसे ही 0 से 9 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब यही 45 कितनी बार आएगा, तो सर 9 बार आएगा। ये जो 45 है, ये जो 5 है, यह कितनी बार आएगा, सर 9 बार आएगा। ठीक है, कितनी बार आएगा, 9 बार। तो मैंने इन सभी के इकाई के अंक को क्या किया, जोड़ लिया, और जोड़ने पर क्या आया, 45 गुना 9। समझ गए, क्योंकि एक बार जोड़ा तो 45 और ऐसे ही सीरीज 9 बार है तो 45 गुना 9। अब मैं दहाई के स्थान को देखता हूं तो दहाई पे देखो 1 है। अच्छा, 1 कितनी बार है, 10 बार। यहाँ दहाई पे क्या है, तो 2 है, कितनी बार, 10 बार। वैसे ही यहाँ दहाई पे क्या होगा, 3, कितनी बार, 10 बार। यहाँ क्या होगा, 4, यहाँ क्या होगा, 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9। तो आप क्या देख रहे हो, 1 कितनी बार आ रहा है, 10 बार। 2 भी कितनी बार आ रहा है, 10 बार। 3 भी कितनी बार आ रहा है, 10 बार। ऐसे ही 9 भी कितनी बार आ रहा है, 10 बार। तो आप क्या कह रहे हो सर, यहाँ समझना
कि 1 कितनी बार आएगा, 10 बार, 2 कितनी बार आएगा सर, 10 बार, 3 कितनी बार आएगा सर, 10 बार, और यही मैं सॉन करूं तो 9 कितनी बार आएगा, 10 बार। तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, 1 + 2 + 3 प्लस सॉन कहाँ तक 9, इनको जोड़ दोगे और 10 का गुना कर दोगे, वही तो इनके दहाई के अंकों का क्या होगा, योग होगा। अच्छा, अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को जोड़ूं आपस में तो कितना आता है, 45। अभी जोड़ के देखा था कितना आता है, 45, और कितनी बार आएगा, 10 बार। तो मैंने कहा सर इसको 45 में 9 का गुना करो, तो आपने कहा सर 405, और 45 में 10 का गुना कहो, आपने कहा सर 450। इन दोनों को जब मैंने जोड़ा तो आपने कहा सर 855। लेकिन ये जो कंप्लीट योग आया है अंकों का, वो कहाँ तक आया है, 99 तक का। इसके बाद 100 भी था, और 100 के अंकों का योग जब हम करेंगे तो 0 + 0 + 1 कितना आएगा, 1, तो वह एक और यहाँ पे जोड़ना होगा। तो आपने कहा 856 इसका क्या होगा, सही उत्तर। 856 क्या होगा इसका सही उत्तर। तो हमारा सही उत्तर क्या है, 856। कई बार क्या होता है पेपर में, हम जल्दबाजी में इस 100 को लेना भूल जाते हैं, कहने का मतलब इनको जोड़ने पर 1 लेना भूल जाते, और ऑप्शन हम 855 लगा देते, जो कि क्या होता, गलत होता। सही उत्तर क्या होगा, 856। ये इसका तरीका था सॉल्व करने का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइम नंबर p और कंपोजिट नंबर c। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है, भाज्य संख्या, सॉरी अभाज्य संख्या क्या होता है, और कंपोजिट नंबर कहने का मतलब अभाज्य संख्या क्या होता है। तो अभाज्य संख्या, और सॉरी प्राइम नंबर मीन्स अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर अभाज्य संख्या। आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य और भाज्य संख्या होता क्या है। तो मैं बता दूं कि अगर अभाज्य की बात करें, प्राइम नंबर की बात करें, तो ऐसी संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर हो, एक तो वो संख्या खुद और एक कौन, एक, और इसके अलावा जितनी भी बच गई वो सारी की सारी क्या होंगी, अभाज्य संख्या होंगी, ठीक है, जिसमें एक कंसीडर नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको एक प्राइम नंबर लेना है, उसका डिनोशन क्या कर दिया, p, और कंपोजिट नंबर को किससे दर्शा दिया, c से। फिर आपको बताना है, क्या बताना है कि 1 पहले नंबर है, कैन बी इवन, नहीं कुछ मिसिंग है यहाँ पे, ये होगा, आपको ये बताना है कि प्राइम प्लस कंपोजिट को जोड़े और प्राइम माइनस कंपोजिट को घटाए और भाग लगाएं तो ये इवन है या नहीं है। पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अगर प्राइम को 2 गुना करके अभाज्य जोड़ दे तो क्या हुआ, ऑड होगा। और तीसरा क्या कह रहा है, प्राइम और कंपोजिट अभाज्य और भाज्य को गुना करे तो क्या हुआ, यह ऑड होगा। लेकिन उससे पहले एक चीज और देखिए, यहां लिखा है कैन बी इवन, कैन बी ऑड, कैन बी ऑड। सम हो सकता है, विषम हो सकता है, विषम हो सकता है। हो सकने का मतलब क्या है कि किसी भी एक कंडीशन में अगर ये साबित हो गया तो फॉलो करेगा। और अगर कहता कि नहीं डेफिनेटली, आपको कहता कि निश्चित रूप से सम होना, मतलब हर कंडीशन में सम होना। यहां कहा कैन बी इवन, कैन बी इवन, इसका मतलब किसी एक कंडीशन में इवन हो जाए काम चल जाएगा। लेकिन कहता डेफिनेटली इवन, इसका मतलब हर कंडीशन में इवन होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, किसी भी एक कंडीशन में इसको इवन साबित करना है, किसी भी एक कंडीशन में इसको ऑड साबित करना है, और किसी भी एक कंडीशन में इसको ऑड साबित करना है। अब मैं क्या करता हूं, यहां देखिएगा सॉल्यूशन, आप कोई भी नंबर उठाकर कर सकते हैं। मैंने यहाँ प्राइम नंबर ले लिया 11, प्राइम नंबर क्या ले लिया 11, और कंपोजिट नंबर मैंने क्या ले लिया 9। मैंने आपको बताया था कि ऐसी संख्या जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो, एक एक या वह संख्या खुद, तो प्राइम हो जाएगा, और इसके अलावा जितनी भी है सारी क्या है, कंपोजिट है, एक को छोड़कर, एक को छोड़कर, एक को छोड़कर। अब देखो यहाँ पे आपने कहा कि प्राइम नंबर क्या ले लिया 11, कंपोजिट नंबर क्या ले लिया 9। अब पहला कंडीशन क्या कह रहा है, p + c, मैंने 11 + 9 किया, और p - c, मैंने 11 - 9 किया। इनको जोड़ा 20, इनको घटाया 2, 2 से काटा कितनी बार, 10, और हम देख रहे हैं कि 10 क्या है, एक इवन है, 10 क्या है, एक सम संख्या। इसका मतलब पहला कंडीशन क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। दूसरे कंडीशन की बात करें तो दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, 2 × p + c, मतलब 2 गुना प्राइम नंबर प्लस क्या, कंपोजिट नंबर। अब मैंने इनको देखा तो 11 में 2 का गुना कितना, 22, और 22 में जब मैं 9 जोड़ूंगा तो आपने कहा 31, और 31 क्या है, ऑड है। किसी भी एक कंडीशन में इसको ऑड साबित करना था, तो ये भी कह रहा है कि ऑड हो सकता है, तो दूसरा कंडीशन भी फॉलो होगा।
तीसरा कंडीशन हमसे क्या कह रहा था, P इंटू सी, मतलब अगर P मैंने प्राइम में 11 लिया और कंपोजिट मैंने 9 लिया और इन दोनों को मैंने गुना किया 99 और ये 99 भी क्या है, ऑड है, कहने का मतलब विषम संख्या है। तो आपने कहा सर तीसरा कंडीशन भी फॉलो कर जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन तीनों फॉलो करेगा, तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कि पहला, दूसरा, तीसरा तीनों कंडीशन क्या करेगा, फॉलो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 घन पूर्णांक पी क्यू आर एस टी में से आवश्यक नहीं है कि ये एक ही क्रम में हो, 3 सम है और 2 क्या है, उनमें से विषम है। तो निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला कंडीशन क्या दिया कि P प्लस क्यू प्लस आर माइनस एस माइनस टी निश्चित रूप से क्या है, सम है। दूसरा क्या है, 2 गुना P प्लस क्यू प्लस 2 गुना आर माइनस 2 गुना एस प्लस टी निश्चित रूप से क्या है, विषम है। एक चीज का ध्यान देना, यहां क्या कह रहा है, निश्चित रूप से सम और निश्चित रूप से विषम, मतलब हर कंडीशन में ये सम संख्या आनी चाहिए और हर कंडीशन में ये विषम संख्या आनी चाहिए। इससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इस चीज का आपको पता होना चाहिए कि किसी भी सम संख्या में अगर सम संख्या जोड़ते हैं तो जोड़ने पर सम ही मिलता है, या अगर सम संख्या में से सम संख्या घटाएं तब भी क्या मिलेगा, सम मिलेगा। अगर मैं विषम संख्या में विषम संख्या जोड़ूं या विषम संख्या में विषम संख्या घटाऊं तब भी क्या मिलेगा, सम मिलेगा। और अगर मैं विषम संख्या में सम संख्या जोड़ूं तब हमें क्या मिलेगा, विषम, या घटाऊं तब भी क्या मिलेगा, विषम। साथ में एक चीज और ध्यान रखेंगे, कभी भी सम संख्या का 2 गुना करे तो हमेशा सम संख्या मिलेगा और विषम संख्या का 2 गुना करे तो हमेशा क्या मिलेगा, सम संख्या। सम संख्या का 2 गुना भी सम संख्या और विषम संख्या का 2 गुना भी क्या मिलेगा, सम संख्या। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 5 पूर्णांक है पी क्यू आर एस टी, इनमें से किसी भी 3 को क्या ले लो, सम, और किसी भी 2 को क्या ले लो, विषम। अच्छा, मैं पहले केस में मान लेता हूं कि पी क्यू आर मैंने क्या लिया, पी क्यू आर, इनको तो इवन ले लिया और एस और टी को क्या ले लिया, ऑड ले लिया, विषम ले लिया। अब यहां पे देखो, अगर मैं P को सम लेता हूं तो मैंने कहा ये एक सम संख्या है, प्लस Q भी मैंने सम संख्या लिया, प्लस R भी मैंने सम संख्या लिया। यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं। अच्छा, S को मैंने क्या लिया, विषम संख्या, और T को भी मैंने क्या ले लिया, विषम संख्या। तो आप मुझे बताओ, सम संख्या में सम संख्या जोड़े तो क्या आएगा, सम, और फिर सम संख्या में सम संख्या जोड़े तो सम आएगा। मतलब इन तीनों का जब हमने कैलकुलेशन किया तो कैलकुलेशन करने पर सम संख्या आएगा। अगर मैं विषम संख्या में विषम संख्या जोड़ूं तब भी क्या आएगा, सम। तो मैंने कहा अगर इन दोनों का कैलकुलेशन करूं, इन दोनों का कैलकुलेशन करूं तो ये क्या देगा, तो सम संख्या, और सम संख्या में सम संख्या जोड़े तो क्या आएगा, सम। तो यहां पे कह रहा है P प्लस क्यू प्लस आर माइनस एस माइनस टी निश्चित रूप से सम संख्या हो सकता है, तो बिल्कुल निश्चित रूप से सम संख्या हो सकता है। अब जरूरी नहीं है कि आप P क्यू आर को ही सम ले, आप इनमें से किसी भी 3 को सम ले ले और किसी भी 2 को विषम ले ले, और इस तरीके से कैलकुलेशन वैल्यू पुट करके करेंगे तो हर कंडीशन में ये इवन ही आएगा। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2p प्लस क्यू प्लस 2r माइनस 2s प्लस टी क्या है, निश्चित रूप से विषम है। तो मैं काम करता हूं कि p को, r को और s को, इनको तो मैं इवन ले लेता हूं, और q और t को मैं क्या ले लेता हूं, ऑड ले लेता हूं। ठीक है। अच्छा, अगर मैंने इनको सम लिया तो मैंने कहा 2 गुना सम, q को मैंने ऑड लिया तो ये ऑड, इसको मैंने सम लिया तो 2 गुना सम। अच्छा, इसको भी मैंने सम संख्या लिया तो 2 गुना सम संख्या, और प्लस क्या है, टी ऑड, विषम संख्या ले लिया। अच्छा, अब कैलकुलेशन करते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, 2 गुना सम संख्या तो आप कहोगे सम संख्या, यहां भी 2 गुना सम संख्या तो आप कहोगे सम संख्या, ये 2 माइनस सम, 2 गुना सम संख्या तो ये भी सम संख्या, तो आप कहोगे सम संख्या प्लस सम संख्या और माइनस विषम संख्या। तो सम में सम जोड़ेंगे तो सम ही आएगा, और सम में से सम घटाएंगे तब भी सम ही संख्या आएगा। तो आप क्या कह सकते हो कि सर यहाँ पे इन तीनों का कैलकुलेशन, इस वाले का, इस वाले का और इस वाले का, इन तीनों का जब हम कैलकुलेशन करें तो एक सम संख्या ही मिलेगा।
अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये विषम है और ये विषम है, विषम और विषम को जोड़ते हैं तो भी क्या आता है, सम संख्या आता है, तो आपने कहा सम आएगा। और सम को जोड़े तब भी क्या आएगा, सम आएगा। जबकि क्वेश्चन में क्या कह रहा था, निश्चित रूप से क्या होना चाहिए, विषम, जबकि हमारा क्या आ रहा है, सम। तो आप क्या कह सकते हो कि दूसरा वाला कंडीशन ऐसा है कि यहाँ अगर अलग अलग तरीके से अलग अलग वैल्यू ले लेंगे, जैसे मैंने यहाँ PRS को सम ले लिया, Q और T को विषम ले लिया। मान लो मैं PQ R को सम लेता, S और T को विषम लेता, तो अलग केस बन जाता, कभी ये सम आएगा कभी ये विषम आएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पहला स्टेटमेंट तो हर केस में सही होगा और दूसरा स्टेटमेंट किसी एक केस में सम आ जाएगा और किसी केस में क्या आ जाएगा, विषम। तो आप क्या कहोगे, जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, केवल 1, केवल फर्स्ट क्या होगा, सही उत्तर होगा। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। मान लीजिए PP QQ और RR दो अंकों की संख्याएं हैं, जहां PQR में ये संबंध दिया है, संबंध क्या दिया है, R ग्रेटर देन Q, Q ग्रेटर देन P। साथ साथ में कह रहा है PP प्लस QQ प्लस RR को जोड़े तो TT और 0 आ रहा है। साथ में कह रहा है TT 0 कोई 3 अंकों की संख्या है जिसका अंतिम अंक क्या है, 0 है। तो निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए कि P के 5 मान संभव हो सकते हैं या Q के 6 मान संभव हो सकते हैं। चलते इसके सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि PP QQ और RR को जब हम जोड़े तो ये TT और 0 आता है। ठीक है, अच्छा इतना तो समझ में आ गया कि ये जो इकाई का अंक है ये और ये, इनको जोड़ने पर यहाँ क्या आना चाहिए, 0। और 0 कब आ सकता है, जब इन तीनों का योग 10 हो या 20 हो या 30 हो या आगे ऐसे ही सोन 40 तक हो। नहीं, जब P प्लस Q प्लस R जोड़े 10 आ जाएगा तब भी इकाई पे 0 आ जाएगा, 20 आ जाएगा तब भी इकाई पे 0 आ जाएगा, 30 आ जाएगा तब भी इकाई पे 0 आ जाएगा। अच्छा एक चीज बताओ कि अगर मैं इकाई यूनिट डिजिट की बात करूं तो डिजिट कहां से कहां तक होता है, तो आप कहोगे सर 0 से कहां तक, 9 तक। मान लो मैंने इसका मैक्सिमम वैल्यू 9 ले लिया, इसका भी मैक्सिमम वैल्यू 9 लिया और इसका भी मैक्सिमम वैल्यू 9 लिया, तो 9 9 9 अगर मैं 9 को 3 बार जोड़ूं तो आप क्या कहोगे, सर 27 आएगा। और 27 आने का मतलब इन स्थान पर मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू ले लूं, 30 कभी भी नहीं आ सकता है। तो कहने का मतलब इन तीनों का योग, किन तीनों का योग, इन तीनों का योग P प्लस Q प्लस R या तो 10 हो सकता है या तो 20 हो सकता है, 30 कभी भी नहीं हो सकता है। क्लियर है। अच्छा अब ये दो केस बन गए। पहला केस क्या बना, P प्लस Q प्लस R, आपको क्या रखना है, 10। चलिए करते एक एक करके। मान लो P का मान मैं 1 लेता हूं, तो आपने कहा ये 1 हो गया तो ये दोनों मिलाकर 9 होना चाहिए। तो क्या क्या ले सकते हैं, इसको मैंने अगर 2 ले लिया तो ये 7 हो गया। अब भी बन गया 1 2 और 7, टोटल कितना, 10। क्वेश्चन में एक कंडीशन और भी दिया था, वो क्या दिया था, ये कंडीशन दिया था कि R का वैल्यू Q से बड़ा होना चाहिए, Q का वैल्यू P से बड़ा होना चाहिए। देखिए है, अगर ये मान मैं 1 लूं तो ये मान मैं क्या ले सकता हूं, 3, और क्या ले सकता हूं, तो यहां पे आप क्या कहोगे, 6। अभी भी हो रहा है, 6 3 9 और 1 10, और ये कंडीशन भी फॉलो कर रहा है। अगर मैं P का मान 1 ही रहने दूं और ये मान मैं 4 लूं, ये वैल्यू मैं क्या लूं, 4 लूं, तो आप कहोगे सर अब ये वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, 5। ये भी कंडीशन फॉलो हो सकता है। अगर मैं ये 1 रहने दूं और ये वैल्यू मैं 5 ले लूं तो ये भी वैल्यू 5 होगा। ये क्या कंडीशन फॉलो कर पाएगा, ये दोनों आपस में बराबर हो गया, जबकि R का मान Q से क्या होना चाहिए, बड़ा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ क्या क्या संभावनाएं बन सकती है कि P का मान 1 लूंगा तो Q का मान 2, R का मान 7, ये 1 3 और 6, 1 4 और 5, ये 3 संभावनाएं बन सकती है। अगर आपने P का मान 2 लिया तो बाकी बचे कितने, 8। 8 के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको 3 रख सकते हो, इसको 5 रख सकते हो, तब भी ये 10 बन जाएगा, हाँ या ना। अगर मैंने P का मान 2 लिया, अगर मैंने इसको 4 लिया तो 8 बनाने के लिए इसको भी 4 लेना पड़ेगा, तभी तो 10 होगा। लेकिन गौर से देखो तो ये 4 और 4 आपस में बराबर है, जबकि कंडीशन क्या कह रहा है, R Q से बड़ा होना चाहिए। मतलब अगर P का मान मैं 2 लूंगा तो इकलौता यही कंडीशन संभव हो पाएगा। अगर मैं P का मान 3 लेता हूं तो अब मेरे पास 10 में से 3 घटकर कितने बचे, 7। और इसको 7 बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, 3 4 से बना सकते हैं या 4 3 से। अगर मैं इसको 3 रखूं, इसको 4 रखूं, गौर करो, अगर मैं इसको 3 रखूं, इसको 4 रखूं, तो यहां पे क्या कह रहा है, Q P से बड़ा होना चाहिए।
क्यू पी से बड़ा होना चाहिए जबकि बराबर आ रहा है, मतलब 3 वाला केस भी संभव नहीं हो सकता है। तो 10 के लिए बस यही केस संभव हो जाएगा। कौन कौन सा केस संभव हो जाएगा? ये 10 के लिए, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है? तो P प्लस क्यू प्लस आर का मान क्या? 20। अब देखना, एक एक करके सोचना, ये ध्यान रखना P प्लस क्यू प्लस आर ये सब क्या है? अंक है। देखो यूनिट डिजिट है, अंक है, और अंक क्या होते हैं? 0 से 9 तक। तो 9 से बड़ा वैल्यू नहीं ले सकते, ध्यान रखना। अगर मैंने यहाँ पे 1 रख दिया तो सोचो इन दोनों को मिलाकर 19 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 19। अब 19 सोच के देखो कि 19 इन दोनों का योग कैसे बन सकता है? 10 प्लस 9 बन सकता है, हाँ या ना? इसके अलावा और किसी तरीके से 19 बन सकता है क्या? जबकि एक चीज का गौर करो, अंक तो हमें मैक्सिमम 9 तक ही लेने हैं। तो मैक्सिमम मैं इसको भी 9 ले लूं, मैक्सिमम इसको भी 9 ले लूं, तो कभी भी 19 बन पाएगा इन दोनों का योग? नहीं। तो ये एक वाला केस संभव नहीं होगा। मान लो अगर मैंने पी का मान 2 लिया, तो अब मेरे को इन दोनों को मिलाकर क्या बनाना है? 18। अगर मैंने पी का मान 2 लिया तो इन दोनों को जोड़कर क्या बनाना पड़ेगा? 18, तभी तो टोटल 20 होगा। अच्छा, अगर 18 बनाना है तो मैं मैक्सिमम क्या कर सकता हूं? तो मैं मैक्सिमम यही कर सकता हूं, 9 ये और 9 ये, 9 प्लस 9 18। और आपको पता है कि क्यू और आर का मान सेम नहीं होना चाहिए क्योंकि आर क्यू से बड़ा है, तो ये दो भी संभव नहीं हो सकता। अच्छा, अगर मैं पी का मान 3 लूं, पी का मान मैं क्या लूं? 3 लूं, ध्यान देना। अगर पी का मान मैंने 3 लिया तो आपने कहा कि अब मुझे क्या बनाना है? 17। और 17 कैसे कैसे बन सकता है? तो इसका मान 8 ले लूं और इसका मान 9 ले लूं। नहीं, पी का मान मैंने 3 लिया, क्यू का मान मैंने 8 लिया और आर का मान मैंने 9 लिया, तो ये टोटल मिलाकर कितना हो गया? 20 हो गया। अच्छा, और क्या लूं? अगर मैंने 4 ले लिया, पी का मान मैंने क्या लिया? 4। तो अब इधर क्या बनाना पड़ेगा? इन दोनों को जोड़कर, इन दोनों को जोड़कर 16 बनाना पड़ेगा। और 16 के लिए 8 प्लस 8 तो रख नहीं सकते क्योंकि बराबर हो जाएगा। तो हम क्या रख सकते हैं? तो आप कहोगे सर 7 और क्या? 9, क्योंकि 9 और 7 क्या हो जाता है? 16, हाँ या ना? कि 9 और 7 क्या हो जाता है? 16। तो एक ये मान संभव हो सकता है। अच्छा, 7 से ज्यादा कुछ भी ले लो, जैसे मान लो 8 ले लो, तो ये 8 और 8 हो नहीं सकता, तो एक ही यही मान संभव है। अगर पी का मान मैंने 5 ले लिया, अब मुझे बनाना क्या है? 15। कितना बनाना है? 15, क्योंकि क्यू प्लस आर 15 होगा, तभी पी क्यू आर जोड़कर कितना होगा? 20 होगा। 15 कैसे बन सकता है? तो आप कहोगे सर 6 और 9 बन सकता है, हाँ या ना? अगर मैं इसको 7 ले लूं, ध्यान देना, इसको 7 ले लूं, तो मुझे 15 बनाने के लिए इसको क्या लेना पड़ेगा? 8 लेना पड़ेगा। ये हो सकता है। अगर मैंने इसको 8 ले लिया, देखो इसको 8 ले लिया, तो इसको मुझे क्या लेना पड़ेगा? 7। अगर मैंने इसको 8 ले लिया तो इसको मुझे क्या लेना पड़ेगा? 7। जबकि क्या कह रहा है? आर क्यू से बड़ा है, तो वो केस भी संभव नहीं होगा। तो मतलब इतने केस संभव होंगे 20 बनाने के लिए, इतने केस संभव होंगे 10 बनाने के लिए। ये चीज हमने पहले क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है पी के मान की, क्यू के मान की और आर के मान की, ये लिख लिया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि आप पी के 6 मान संभव है, तो चलिए हम चेक करते हैं। देखिए पी के 1 मान तो यहां हो गए, कलर चेंज कर रहा हूं, 1 मान तो ये हो गया क्योंकि एक ही है, तो 1 मान ये, दूसरा ये, तीसरा, चौथा और पांचवा। देखो ये दोनों जगह 5 है, तो एक ही मान लेंगे 5। तो पी के 5 मान संभव है, जो कि पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि आप पी के 5 मान संभव है, तो आप कहोगे यस सर पी के 5 मान क्या है? बिल्कुल संभव है। दूसरा कह रहा है क्यू के 6 मान संभव है क्या? चलिए दूसरा देखते हैं। अच्छा, क्यू की बात करें तो क्यू का 1 मान 2 है, 1 मान 3 है, ये 4 है, ये 3 काउंट नहीं करेंगे क्योंकि एक ही बार लेंगे। 3 मान ये हो गए, उसके बाद 8 भी है, 7 भी है और 6 भी है। ये 7 काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 2 बार 7 हो जाएंगे। तो 3 यहाँ, 3 यहाँ, क्यू के भी 6 मान संभव है। तो आपने कहा सर क्यू के भी टोटल कितने मान संभव है? 6। इस कंडीशन से देखा जाए तो पी के 5 मान संभव, क्यू के 6 मान संभव, दोनों फॉलो कर रहा है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों क्या हो रहा है? बातों को फॉलो कर रहा है। क्लियर है? ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी 3 अंकों की संख्या ए बी सी को डी से गुना किया जाए तो गुणनफल 37 डी डी प्राप्त होता है। तो आपसे कह रहा है ए बी सी और डी भिन्न शून्येतर अंक है, मतलब ए बी सी डी जीरो नहीं हो सकता, नन जीरो डिजिट है, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी का आपको क्या करना है? मान बताना है। अच्छा सुनो, कहना क्या चाह रहा है, देखिएगा समझिएगा। कहना आपसे ये चाह रहा है कि 3 अंकों की संख्या है ए बी सी, इसमें अगर मैं डी का गुना करूं तो रिजल्ट क्या आएगा? 37 डी डी, ये कहना चाह रहा है।
उससे पहले एक चीज बताओ, अगर मैंने कहा कि 928 है, मैंने कहा 928 है, तो इसका मतलब क्या है सर? ये 900 है प्लस 20 है प्लस क्या है 8 है। कहने का मतलब 9 गुना 100 है, 2 गुना 10 है और 8 गुना क्या है 1 है। इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो वैसे ही मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, ध्यान दीजिएगा। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 3700 प्लस 10 गुना डी प्लस क्या डी। हाँ या ना? 3700 क्योंकि ये यूनिट प्लेस पे है, अगर मैं यहाँ सॉरी ये यूनिट पे है, इकाई पे है, तो डी इंटू 1, ये दहाई पे तो 10 गुना डी। ये होता तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और मैं इसको तोड़ सकता हूँ। ध्यान दो, 7 गुना 100 प्लस 3 गुना 1000, ये 1000वें स्थान पे तो 1000। तो ये तो वैसे ही 3700 हो गया, और ये कितना है 10 डी और डी तो 11 डी। मतलब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा तो समझना। क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है कि ए बी सी से अगर डी में गुना करे तो ये वैल्यू आता है। कहने का मतलब 3700 प्लस क्या आ रहा है 11 डी आ रहा है। 37 डी डी लिखे या 3700 प्लस 11 डी लिखे, बात बराबर है। तो हमें वैल्यू किसका पता करना है? ए बी सी का। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3700 प्लस 11 डी और भाग में क्या डी। अच्छा, इसको और सिंप्लीफाई कर ले तो ये 3700 बटा डी और प्लस 11 हो सकता है। यही तो एबीसी का वैल्यू आ जाएगा, 3700 बटा डी प्लस क्या 11। ठीक है, अब हम यहां डी का वैल्यू चेक कर लेते हैं एक एक करके कि डी का वैल्यू क्या ले ले। 1 2 3 4, जीरो तो नहीं ले सकते क्योंकि कहा है कि सब नॉन जीरो डिजिट है, या 5, ऐसी सीक्वेंस में बढ़ना पड़ेगा। अब जरा सोच के देखो, मैं एक एक करके कर रहा हूं। अगर मैं डी का वैल्यू 1 लेता हूं, सोचो डी का वैल्यू 1 लेता हूं तो ये 3700 प्लस 11 कितने अंकों की संख्या हो गई? 4 अंकों की। जबकि एबीसी कितने अंकों की संख्या है? 3 अंकों की। तो क्या डी का मान 1 संभव है? नहीं। अगर मैं डी का मान 2 लेता हूं, डी का मान मैं 2 लेता हूं तो 3700 में 2 का भाग लगाऊंगा तो लगभग 1850 आया। 1850 में 11 जोड़ूंगा, अभी भी ये कितने अंकों की संख्या है? 4 अंकों की संख्या। जबकि ये कितने अंकों की? 3 अंकों की। तो क्या ये 2 भी संभव है? नहीं। अगर मैं 3 का भाग लगाता हूं, डी का मान मैं 3 लेता हूं तो लगभग ये 1200 के करीब में मान लो, और प्लस 11। हाँ या ना? प्लस 11। तो अभी भी कितने अंकों की संख्या हो रही है? 4 की, जबकि हमें 3 अंकों की चाहिए। तो ये भी संभव नहीं है। अगर मैं डी का मान 4 लेता हूं, डी का मान मैं 4 लेता हूं, 4 से काट दीजिए। 4 से कितनी बार? तो 4 नमा 36, 10, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। अब बताओ 925 ये आया और प्लस कितना है 11, और इधर ए बी सी चल रहा है। तो आपने कहा कि सर इनको अगर मैं टोटल करूंगा तो ये 936 आएगा। तो मैंने ऐसा कह दिया कि ए बी सी का मान 936 होगा, क्योंकि हमें ए बी सी 3 अंकों की संख्या चाहिए थी, वो ये। और साथ में कोई देखो यहां लिख रखा है कि नन जीरो डिजिट चाहिए, मतलब कोई भी डिजिट जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या कहा कि एबीसी का मान हम क्या ले सकते हैं? तो 936। और हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में? देखो ए प्लस बी प्लस सी का मान हमें निकालना है। तो देखिए ए के जगह पे क्या है 9, बी के जगह पे क्या है 3, सी के जगह पे क्या है 6। जोड़ दीजिए, 9 प्लस 3 प्लस 6 कितना होगा टोटल? 18। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 18। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 18। ठीक है, क्योंकि देखो यहां लिख रखा था एबीसी 3 डिजिट नंबर है। बढ़े आगे। अच्छा, बहुतों के दिमाग में आएगा सर 5 क्यों नहीं ले सकते? अगर 5 लेते हैं, चलो मैं 5 का लेकर भाग लगाता हूं। तो अगर आप 5 से काटोगे तो 5 का पहाड़ा 7 बार, 5 सत्ते कितना 35, 2 जीरो, 5 चौका कितना 20, नहीं 5 सत्ते 35, 5 चौका 20, 5 से मैंने काटा 5 सत्ते 35 दो रो, और 5 चौका 20, ये 0 प्लस कितना 11। इनको मैं जोड़ता हूं तो आपने कहा सर 7 5 1। डी का मान अगर मैंने 5 लिया, 5 से मैंने इसको काटा तो 740 प्लस 11 था 751। अब आप कहोगे सर यहाँ पे भी तो एबीसी आ गया 3 अंकों की संख्या। लेकिन एक चीज गौर करके देखो कि यहाँ बी का वैल्यू क्या आ रहा है 5, और यहाँ डी का वैल्यू भी क्या लिया है 5।
जबकि क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि ए बी सी डी आर डिफरेंट नॉन जीरो नंबर, मतलब अलग अलग नंबर होंगे और जीरो नहीं होंगे। और यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर डी का मान 5 ले रहे हैं तो बी का मान भी 5 हो रहा है, इसीलिए ये 5 भी संभव नहीं होगा। किससे संभव हो जाएगा? 4 से। जब 4 से भाग लगाया तो यही नंबर आएगा और इनका ही योग पूछा जो कि कितना होगा? 18 होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है क्वेश्चन? संख्या 1 1 2 2 3 3 4 4 के अंकों को पुनः व्यवस्थित कर भिन्न 8 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है इस प्रकार की विषम अंक विषम स्थान पर हो और सम अंक सम स्थान पर हो। आपसे क्या कह रहा है कि 1 1 2 2 3 3 4 4, ये टोटल 8 अंक है। कितने अंक है? 8 अंक। इनको क्या करना है? व्यवस्थित करना है। और व्यवस्थित करते समय ध्यान देना है कि जो भी इसमें इवन नंबर है ना, वो इवन प्लेस पे आए और जो भी ऑड नंबर है वो ऑड प्लेस पे ही आए। सबसे पहले एक बात बताओ, अगर नंबर 8 है, अंक कितने हैं? 8 है। अंक कितने हैं? 8, तो प्लेस भी कितने होंगे? 8। हाँ या ना? अगर अंक 8 है तो प्लेस भी 8 हो गया, स्थान भी कितने होंगे? 8। अच्छा, ये पहले नंबर पे है तो पहला क्या होता है? विषम, तो ऑड लिख सकते हैं। ये दूसरे पे है तो ये इवन, तीसरे पे है तो ऑड, चौथा इवन, फिर ये क्या? ऑड, ये इवन, ये ऑड और ये इवन। कहने का मतलब ये विषम स्थान, ये सम स्थान, विषम स्थान, सम स्थान, विषम स्थान, सम स्थान, विषम स्थान, सम स्थान। अच्छा, तो आपने कहा कि सर टोटल कितने सम स्थान है? तो 4 सम स्थान है। और विषम स्थान की बात करें तो विषम स्थान भी टोटल कितने हैं? 4 है। अच्छा, इस संख्या को देखो, इस नंबर को देखो, तो यहां देखोगे कि यहां विषम संख्या कितनी है? तो आपने कहा 1 1 और 3 3। कितने टोटल विषम संख्या है? 4। सम संख्या कितनी है? तो आपने कहा सर 2 2 4 4। सम संख्या भी कितनी है? 4। अब एक चीज आप गौर कर रहे हो, सम संख्या 4 है और बैठाने के भी सम स्थान भी 4 है। विषम संख्या 4 है और विषम स्थान भी कितने हैं? 4 है। यहां पे ध्यान दो कि अगर मैं बात करूं कि नंबर में, अगर आप बात करूं कि इवन नंबर कितने हैं, तो आपने कहा सर 4 सम नंबर है और इनको बैठाने के लिए स्थान कितना है? 4 है। मैं ऑड की बात करूं तो ऑड कितने नंबर है? तो आपने कहा 4 ऑड है और इनको बैठाने के भी स्थान कितने हैं? 4 है। ठीक है। अब एक चीज का ध्यान देना, पीएनसी के अंदर जैसे मान लो मैंने कहा कि डीओजी डॉग है। डीओजी क्या है? डॉग है। कॉन्सेप्ट समझिएगा, डीओजी क्या है? डॉग है। मैं इसको पूछूं कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, तो आप कहोगे सर इसमें कितने लेटर है? 3। तो सिंपल फैक्टोरियल 3 लिख दीजिए। सिंपल फैक्टोरियल क्या लिख दीजिए? 3। और फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है? 3 गुना 2 गुना 1, कहने का मतलब 6। तो इस डॉग को टोटल 6 तरीकों से क्या किया जा सकता है? व्यवस्थित किया जा सकता है। क्लियर है? मान लो अगर इसमें 4 अल्फाबेट होते तो आप क्या कहते? फैक्टोरियल 4। वैसे मान लो मैंने एक और एग्जांपल लिया, मैंने आपसे कहा कि डी ओ जी और जी, डी ओ जी और जी, मैंने कहा कि इसको कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, तो आप कहोगे टोटल कितने अल्फाबेट है? 4, तो फैक्टोरियल 4। अच्छा, एक चीज का ध्यान देना कि यहाँ जी कितनी बार रिपीट हुआ है? 2 बार। तो कोई भी नंबर जितनी बार रिपीट होगा उतने फैक्टोरियल से भाग लगा देंगे। जी 2 बार आया है तो 2 फैक्टोरियल से भाग लगा देंगे। मान लो जी 3 बार आता तो 3 फैक्टोरियल से भाग लगा देते हैं। तब इसका उत्तर क्या होगा? तो आप कहोगे सर 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और 2 फैक्टोरियल का मान 2 गुना 1। ये इससे कट गया तो आपने कहा 4 तिया 12। ये तरीका होता है व्यवस्थित करने का। अब यहां पे हमसे क्या कह रहा है कि विषम संख्या 4 है और स्थान भी कितने हैं? 4। तो कितने फैक्टोरियल से बैठा सकते हैं? 4 फैक्टोरियल से। कह रहा सम संख्या 4 थे, सम स्थान भी 4 थे, तो 4 फैक्टोरियल से बैठा दिया। विषम संख्या 4 है और स्थान भी 4 है, तो इसको भी 4 फैक्टोरियल से बैठा दिया। लेकिन एक चीज गौर करो, विषम में 1 कितनी बार है? 2 बार, तो इस 2 फैक्टोरियल का भाग लगा दिया। विषम में ये 3 कितनी बार है? 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल का भाग लगा दिया। वैसे यहां सम में बात करें तो सम 4 था और सम यहां कितना है? 2, तो 2 2 बार है, तो 2 फैक्टोरियल का भाग लगा दिया। यहां 4 कितनी बार है? 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल का क्या किया? भाग लगा दिया। अब इनको सरल कर लेंगे और जोड़ देंगे, वही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। चलिए करते हैं।
इसके लिए क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, फैक्टोरियल 2 का मान 2, फैक्टोरियल 2 का मान 2, क्यों, क्योंकि 2 गुना 1 करेंगे 2, प्लस यहाँ पे भी 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और यहाँ कितना 2 गुना 2, ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2, ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2, तो आपने कहा सर 6 तो ये और 6 ये, गुना कर देंगे, एंड कह रहा है ना, गुना करेंगे, तो टोटल कितने हो गए, तो आपने कहा 36, टोटल कितने हो गए 36, तो आपने कहा 36 तरीके से इनको क्या कर सकते हैं, बैठा सकते हैं, सॉरी 6 गुना 6, तो आपने कहा कितना 36, सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 36, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी 36, देख लीजिए एक बार, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए था। क्लियर है, बस एक चीज का ध्यान देना है कि जो नंबर जितनी बार रिपीट हुआ, मान लो 2 अगर 3 बार रिपीट होता तो फैक्टोरियल 3 का भाग लग जाता, 4 अगर 3 बार रिपीट होता तो फैक्टोरियल 4 का भाग लग जाता। बढ़ते आगे अगले क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19, क्या कह रहा है, डी कोई 3 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि इस संख्या के इकाई के अंकों का के योगफल से अनुपात क्या हो, लघुत्तम हो, तो डी के सैकड़े अंक और इकाई के अंक के बीच का क्या बताना है, अंतर बताना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डी कोई 3 अंकों की संख्या है, जैसे मान लो मैंने कहा एक्स वाई जेड, ये 3 अंकों की क्या है, संख्या है, इसमें अगर इनके अंकों के योग से भाग लगाएं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड से भाग लगाएं, तो वैल्यू लिस्ट आना चाहिए, मिनिमम आना चाहिए, कम से कम आना चाहिए, ये चीज कहना चाह रहा है। जैसे मान लो मैंने कहा कि 102 101 है, तो इनके अंकों का योग क्या हो गया 2, तो इनसे मैंने काटा तो ये वैल्यू कितना आया 55, तो फिलहाल तो ये 55 आया, हमसे क्या कह रहा है कि यहाँ कौन सा नंबर ले और उनके अंकों का योग करे, भाग लगाएं, ताकि वैल्यू क्या आए, मिनिमम आए, ये चीज फाइंड आउट करना है। अब देखा जाए तो एक एक नंबर को लेकर फाइंड आउट करना क्या होगा, मुश्किल होगा, और ये मुश्किल क्वेश्चन था भी पेपर में। अब आपको ध्यान क्या रखना है, कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखना है, इस चीज का ध्यान रखना कि कभी भी इनको लिस्ट बनाना है कि 3 अंकों की कोई संख्या है और उनके अंकों को जोड़कर जो वैल्यू आए वो मिनिमम लाना है, तो एक चीज का ध्यान रखना कि ये जो 100 प्लेस है ना, सॉरी ये जो इकाई का स्थान है ना, ये यूनिट डिजिट जो है ना, ये हमेशा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, और ये जो 100 प्लेस पे नंबर है ना, ये हमेशा क्या होना चाहिए, मिनिमम। ये चीज दिमाग में बैठा लेना कि एक्स वाई जेड 3 अंकों की संख्या है, तो जो इकाई का नंबर है वो हमेशा क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, और जो सॉरी सैकड़े का नंबर है वो हमेशा क्या होना चाहिए, कम से कम। मान लो पेपर में कभी ये कह देता कि लिस्ट के जगह मैक्सिमम बोल देता, अभी तो इस बार पेपर में पूछ लिया कि लघुत्तम अनुपात होना चाहिए, मान लो अगली बार पेपर में ऐसे कह देता कि मैक्सिमम अनुपात होना चाहिए, तब ध्यान देना उल्टा कर लेना कि ये जो इकाई है इसको मिनिमम कर लेना और ये जो सैकड़ा है इसको क्या कर लेना, मैक्सिमम, आंसर अपने आप आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये जेड है तो यहां तो कोई ना कोई अंक ही आएगा, और ये अंक मैक्सिमम क्या आ सकता है, तो आप कहोगे सर ये मैक्सिमम क्या आ सकता है 9, और ये अंक मिनिमम क्या आ सकता है, तो आप कहोगे 1, और बीच में वाई रहने दो, ठीक है। तो आपने कहा कि इकाई पे मैक्सिमम क्या आ सकता है 9, और सैकड़े पे मिनिमम क्या आ सकता है 1, और हमसे कहा इन्हीं का डिफरेंस बताओ, तो क्या कहा 9 में से 1 घटाइए, 9 में से 1 घटाओगे वैल्यू कितना आएगा 8, और सही उत्तर क्या होगा इस क्वेश्चन का, सी 8, सही उत्तर क्या होगा 8। अब एक चीज का ध्यान देना, वैसे तो हर चीज को आप निकालते रहो तो टाइम लगेगा, कभी मान लो आपसे बोल दिया जाए कि वह नंबर कौन सा होगा, तो आप कहना कि वह नंबर 199 होगा, कि ऐसा कौन सा नंबर ले 3 अंकों का जिससे उसके अंकों के योग से भाग लगाएं तो लिस्ट अनुपात प्राप्त हो, तो वह नंबर क्या होगा, तो आप कहना 199 होगा, क्योंकि 199 में इनके अंकों के योग से जब मैं भाग लगाऊंगा तो ये 10.4 के करीब में आएगा। लेकिन अभी मैंने कहा कि हो सकता है अगली बार पेपर में क्वेश्चन चेंज कर दे, चेंज क्या कर दे, आपसे कहे कि ये अनुपात मैक्सिमम लाओ, तो मैक्सिमम लाने के लिए आप क्या कहोगे कि सर इसको मैक्सिमम करना है, इसको क्या करना है मैक्सिमम, इसको क्या करना है मिनिमम, तो मैक्सिमम यहाँ पे क्या रख सकते हैं 9, और मिनिमम क्या रख सकते हैं 0। देखो यहाँ पे हम 0 नहीं रख सकते थे, क्योंकि अगर यहाँ 0 रखते तो ये 3 अंकों की संख्या नहीं होती, ये 2 अंकों की संख्या होती, लेकिन यहाँ पे हम 0 रख सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ 0 रखेंगे तो ये 3 अंकों की संख्या होंगी,
और अगर मैं पूछूं कि वो नंबर कौन होता तो 910, 910 और इनके अंकों का योग 10 से भाग लगाओ तो मैक्सिमम मिलेगा आपको रेशियो। हो सकता है अगली बार पेपर में ये पूछ ले और आपसे पूछता कि इनका डिफरेंस क्या होगा, तो 9 में से 0 घटाओगे तो आंसर 9 होता। फिलहाल ये पूछा गया तो आपने कहा कि क्या होगा, 8 होगा। और ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना ताकि अगली बार पेपर में अगर ऐसा कुछ आए तो आप कर पाओ। बढ़ते हैं अगले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, ए बी सी और डी एफ दोनों ही 3 अंकों की संख्याएं हैं। इस प्रकार है कि ए बी सी डी ई एफ भिन्न शून्येतर अंक है, मतलब नन डिफरेंट नन जीरो डिजिट है, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए और अलग अलग नंबर होने चाहिए पर जीरो नहीं होना चाहिए। कह रहा है इस प्रकार है कि ए बी सी प्लस डी ई एफ बराबर क्या है, 1 1 1 1। आपसे ये कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी ए बी सी को अगर डी ई एफ के साथ हम जोड़ें तो वैल्यू मेरे पास 1 1 1 1 आना चाहिए। अब इसके बाद हमें क्या बताना है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ का क्या बताना है, मान बताना है। अब देखो हम शुरुआत यहां से करते हैं, कहां से करते हैं, इकाई से। अब इतना तो समझ गया। अब देखो वैसे कॉम्बिनेशन बैठाने लग जाओ कि सी का मान क्या रखे, एफ का मान क्या रखे, तो ऐसे तो बहुत सारी संभावनाएं हो जाएंगी। हमें देखना है कि यहाँ इकाई पे क्या आया है, 1 आया है। और इकाई पे 1 लाने के लिए या तो इनका योग 11 होना चाहिए, या तो इनका योग 21 होना चाहिए, या तो इनका योग 31 होना चाहिए, या आगे ऐसे ही बढ़ते चले जाना चाहिए, तभी तो इकाई पे 1 आ सकता है, हाँ या ना। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये C है और ये F है, तो C प्लस F कभी भी मिलकर 21 आ सकता है क्या, तो आप कहोगे नहीं। आप कहोगे नहीं, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर अंकों की बात करें तो अंक 0 से 9 तक होते हैं, हाँ या ना। तो यहां मैं मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकता हूं, 9, और यहां भी मैं मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकता हूं, 9, और 9 और 9 को जोड़ूं तो 18 बन सकता है, 18 से ज्यादा नहीं जा सकता है। तो कभी भी 21 संभव होगा नहीं। इस जब 21 संभव नहीं है तो इसके आगे का भी कोई नंबर संभव नहीं होगा। तो एक लौती संभावना किसकी बन रही है, 11 की। किसकी बन रही है, 11 की। तो हमें इतना तो समझ में आ गया कि सी और एफ को जोड़ने पर क्या मिलना चाहिए, 11। अब वो कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, उस कॉम्बिनेशन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमसे यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि ए का मान क्या होगा, बी का मान क्या होगा, या सी का मान क्या होगा। हमसे कहा इन सब को जोड़ने पर क्या आएगा। क्लियर है? तो मैंने कहा कि सी और एफ को जोड़े तो ये 11 हो सकता है, इसके अलावा कोई और मान संभव नहीं है। अब आपने कहा कि अगर इनको जोड़ने पर 11 आएगा तो इकाई का तो 1 आएगा, एक कैरी भी तो बचेगा, और एक कैरी कहाँ जाएगा, यहां जाएगा। और आपको पता है इन सबको जोड़ने पर अब भी योग क्या आना चाहिए, 11। इन सबको जोड़ने पर अभी भी योग क्या आना चाहिए, 11। अगर 11 लाना है तो ये तो फिक्स पता चल रहा है कि इन दोनों को जोड़ने पर 10 आएगा, और 10 में ये 1 जोड़ेंगे तभी 11 बनेगा। तो आप क्या कह सकते हो कि सर b प्लस ई का मान 10 संभव है। b प्लस ई का मान कितना संभव है, 10। 10 में 1 जोड़ देंगे, 11 का 1, फिर कैरी कितना बचेगा, 1, फिर यहां लेके चले आओगे। अब कहोगे इन तीनों को जोड़ने पर भी 11 आना चाहिए, तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 10, तभी तो ये 11 आएगा। तो आप कहोगे सर a प्लस डी का मान क्या होगा, 10। और हमसे कह रहा है इन सभी को ही जोड़ो, किसको किसको, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। और इन सबको अगर हम जोड़ते हैं तो आपने कहा कितना आएगा, 31, 31। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 31। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 31। बढ़ते आगे अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। क्वेश्चन दिया है, इज p प्लस क्यू माइनस आर ग्रेटर देन p माइनस क्यू प्लस आर, वेयर p q एंड r इंटीजर। p q r क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर है। आगे क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट, क्या p माइनस क्यू पॉजिटिव हो सकता है। दूसरा स्टेटमेंट, यहां पर मिस्टेक है, ये p माइनस, ये p प्लस क्यू है, ये p माइनस क्यू है, इनको सही कर लीजिएगा। हिंदी में सही है, हिंदी में भी वही है, सही है दोनों। इसको थोड़ा सही करिए, ये p इंटू क्यू नहीं है, ये p माइनस, सॉरी p इंटू आर नहीं है, p माइनस आर है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, p माइनस क्यू पॉजिटिव हो सकता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, p माइनस आर नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हिंदी में भी वही है कि p प्लस क्यू प्लस आर बड़ा है p माइनस क्यू प्लस आर से, जहां p क्यू आर क्या है, पूर्णांक है। आगे कह रहा है p माइनस क्यू क्या है, धनात्मक है,
p माइनस आर ऋणात्मक है, पता करना है, और पता करके उसके बाद ऑप्शन पे टिक लगाना है। ऑप्शन कैसा कैसा है, तो पहला ऑप्शन है कि एक कथन का अकेले उपयोग करके उत्तर दिया जा सकता है, दूसरे के उपयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा क्या है कि दोनों में से किसी भी एक कथन को अकेले उपयोग किया जा सकता है। तीसरा क्या है, तो आप कह रहा है इस प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों में से दोनों कथनों का एक साथ उपयोग करके दिया जा सकता है, किंतु दोनों में से किसी एक कथन का अकेले उपयोग नहीं किया जा सकता। और चौथा क्या कर रहा है, इस प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ उपयोग करके नहीं दिया जा सकता है। मतलब इसको पूरा पूरा हमें सॉल्व करना पड़ेगा, और पूरा पूरा सॉल्व करने का तरीका समझाता हूं। पहले देखो क्वेश्चन में क्या दिया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि p प्लस क्यू माइनस आर बड़ा है किससे, p माइनस क्यू प्लस आर से। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। देखो ये प्लस का p है, ये p क्या है, प्लस का, तो इधर आएगा माइनस का, तो p और p कट जाएगा, ठीक है। ये q हो गया, ये माइनस का q है तो इधर किसका हो जाएगा, प्लस का q, और ये माइनस का r है तो इधर क्या होगा, प्लस का r। तो आप कह सकते हो 2q ग्रेटर देन 2r, हाँ या ना। और 2 से 2 कैंसिल हो गया तो q ग्रेटर देन r। इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके कर लिया कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि q का मान r से बड़ा होना चाहिए, q का मान r से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। क्वेश्चन को मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। अब पहला स्टेटमेंट देखो, पहला क्या कह रहा है कि p माइनस क्यू पॉजिटिव है। अच्छा, पॉजिटिव क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि ये नंबर लाइन है, तो आपने कहा सर ये जीरो है, जीरो के इस साइड जितने भी वैल्यू है सब क्या है, पॉजिटिव है, और जीरो के इस साइड जितने भी वैल्यू है ये क्या है, नेगेटिव है। अब मैंने कहा कि p माइनस क्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि ये जीरो से बड़ा है। क्वेश्चन में कह रहा है ना p माइनस क्यू पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो p माइनस क्यू जीरो से क्या होगा, बड़ा। तो इस हिसाब से क्या पता चल रहा है कि p बड़ा होगा q से। ये माइनस का q उधर गया प्लस का q। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, p माइनस क्यू क्या है, सॉरी p माइनस आर, p माइनस आर क्या है, तो आपने कहा p माइनस आर क्या है, निगेटिव है। निगेटिव कब होगा, जब जीरो से छोटा होगा। तो आपने कहा इस हिसाब से r बड़ा होना चाहिए किससे, p से। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में कह रहा है q r से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ p और q है, यहाँ कहीं भी r की संभावना है, तो अकेले स्टेटमेंट फर्स्ट काम कर पाएगा क्या, नहीं। दूसरे स्टेटमेंट में देखो क्या कह रहा है, यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है q बड़ा होना चाहिए r से, और यहाँ कह रहा है r बड़ा है p से, यहाँ q की कहीं चर्चा ही नहीं है। तो क्या अकेले स्टेटमेंट 2 भी कोई सॉल्यूशन दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं इनको कंबाइंड करके सॉल्यूशन मिल पाएगा। तो अगर मैं इनको कंबाइंड करता हूं तो देखो क्या कह रहा है, p बड़ा है q से और r बड़ा है p से, यही तो कह रहा है। दोनों को मैंने कंबाइंड कर लिया, इसको और इसको कंबाइंड कर लिया। कह रहा है p बड़ा है q से और r बड़ा है p से। अब इस वाले कंडीशन को देखा जाए तो यहां कह रहा है q बड़ा है r से, जबकि यहां कंडीशन जब हमने मर्ज किया तो r बड़ा है q से। मतलब कंबाइंड करके भी ये सॉल्यूशन नहीं आ सकता, सिंगल तरीके से भी ये सॉल्यूशन नहीं आ सकता, दूसरे स्टेटमेंट से भी ये सॉल्यूशन नहीं आ सकता, दोनों को कंबाइन कर दे तब भी ये सॉल्यूशन नहीं आ सकता, q ग्रेटर देन r। तो हम क्या कह सकते हैं, किसी भी तरीके से सॉल्यूशन संभव नहीं है। नहीं, ये ऑप्शन नंबर क्या, डी। इस प्रश्नों का उत्तर दोनों कथनों को एक साथ उपयोग करके भी नहीं दिया जा सकता है, ना अकेले दिया जा सकता है पहले से, ना ही दूसरे से, और ना ही दोनों को मिलाकर। तो अपना ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, किसी 3 अंक की एक संख्या पर विचार कीजिए। कोई 3 अंकों की संख्या है, उस पर हमें विचार विमर्श करना है। प्रश्न क्या कह रहा है, वह संख्या क्या है, मतलब वह एक संख्या क्या हो सकती है 3 अंक की। उसके बाद स्टेटमेंट क्या दिया, पहला कथन क्या दिया कि उस संख्या के अंकों का योगफल अंकों के गुणनफल के क्या हो, बराबर हो। कहना ये चाह रहा है कि मान लो कोई 3 अंकों की संख्या है ABC, ये है, आपसे क्या कह रहा है कि इनका जो योगफल है ना, ये इनके गुणनफल के बराबर होना चाहिए। ये पहला स्टेटमेंट कह रहा है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, वह संख्या उस संख्या के अंकों के योगफल से विभाजित होनी चाहिए। मतलब दूसरा ये कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी का जो मान होगा ना, अंकों के का योगफल जब करेंगे तो उससे वह संख्या क्या होनी चाहिए, कट जानी चाहिए।
कहने का मतलब ये है कि अगर 3 अंकों की संख्या ABC है तो इनके अंकों के योग से ये पूरा पूरा डिविजिबल हो जाना चाहिए, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो इस तरीके से ट्रेडिशनल तरीके से तो इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है जिनको जोड़ने पर उनका और उनको गुना करने पर आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ऐसी 3 अंक की संख्या हमें पता होनी चाहिए। देखो ABC कह रहा था 3 अंकों की कोई संख्या है, मैं मान लेता हूं वह संख्या 1, 2 और 3 है, ठीक है। तो आप कहोगे कि अगर 1, 2, 3 वह संख्या ले ले, 123 वह संख्या ले ले, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 1 + 2 + 3 और बराबर 1 × 2 × 3 हो सकता है या नहीं हो सकता है? आपने कहा 3 2 5 और 1 6 और 3 दूनी 6, लेकिन ऐसी एक यही संख्या संभव नहीं है। इस तरीके से और भी संख्या संभव है, जैसे 132 भी संभव है, जैसे मैं कहूं तो 231 भी संभव है, मैं कहूं तो आपने कहा 213 भी संभव है, मैं कहूं तो आपने कहा 321 भी संभव है, और मैं कहूं तो आपने कहा 312 भी संभव है। ये टोटल 6 संख्या संभव है। देखो इनको जोड़ोगे गुना करोगे तो बराबर आएगा, इनको भी जोड़ोगे गुना करोगे तो बराबर आएगा, इनको भी जोड़ोगे गुना करोगे बराबर आएगा, इनको भी जोड़ोगे गुना करोगे बराबर आएगा। तो टोटल ऐसी कितनी संख्या हो सकती है? 6। और हमसे क्या कह रहा है? किसी एक संख्या पे विचार विमर्श कीजिए। तो क्या ऐसा संभव है? यहाँ टोटल कितनी संख्या निकल कर आ रही है? 6। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? वह संख्या उस अंकों के योगफल से विभाज्य होनी चाहिए, कट जानी चाहिए पूरी पूरी। तो मुझे एक बात बताओ, इनके अंकों का योग तो क्या आ रहा है? 6। किसी को भी जोड़ लो, इन तीनों को जोड़ो या इन तीनों को जोड़ो, किसी भी तीनों को जोड़ लो इनके अंकों को, तो आपने क्या कहा? अंकों का योग क्या आना चाहिए? 6। और 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि वह संख्या 2 और 3 दोनों से कटनी चाहिए। अच्छा, 2 से कटने का रूल क्या होता है कि इकाई पे क्या होना चाहिए? 2। तो देखो यहाँ इकाई पे 2 नहीं है, तो ये संख्या संभव नहीं है, ये संख्या संभव नहीं है, ये संख्या संभव नहीं है, ये संख्या संभव नहीं है। तो कौन सी 2 संख्या संभव है? तो एक 132 और एक 312। बताओ, इसमें भी 6 का भाग लग जाएगा और इसमें भी 6 का भाग लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी टोटल कितनी संख्या की संभावना बन रही है? 2, जबकि क्वेश्चन हमसे कह रहा है किसी एक संख्या की बात कर रहा है। तो यहाँ पे भी हम नहीं कह सकते कि वह एक संख्या क्या है। हाँ, अगर 2 संख्या की बात करता तब तो हम फॉलो करवा सकते थे, यहाँ टोटल 6 संख्या की बात करता तब तो फॉलो करवा सकते थे, लेकिन यहाँ 1 की बात कर रहा है जबकि टोटल संभावनाएं कितनी बन रही है? 6, तो संभव नहीं है। यहाँ भी 1 की बात कर रहा है जबकि टोटल संभावनाएं कितनी बन रही है? 2, तो संभव नहीं है। तो नहीं कथन फर्स्ट फॉलो करेगा, नहीं कथन सेकेंड फॉलो करेगा। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये कि इस प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ उपयोग करके भी नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। ये भी नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 ट्रैफिक सिग्नल है, प्रत्येक सिग्नल का रंग हरे से लाल और फिर लाल से क्या बदलता है? हरा। आपसे ये कह रहा है कि पहले वो ग्रीन होता है, ग्रीन से वो क्या होता है? रेड, फिर रेड से क्या होता है? ग्रीन। ये कह रहा है। आगे कह रहा है कि हरे से लाल रंग बदलने में पहले सिग्नल को 25 सेकेंड, दूसरे सिग्नल को 39 सेकेंड, तीसरे सिग्नल को 60 सेकेंड लगते हैं। ठीक है, पहली बार कितने में? तो 25 सेकेंड का टाइम लगता है, दूसरी बार कितने का? 39 का, और तीसरी बार कितने का? 60 का। सब सेकेंड में, एस का मतलब सब सेकेंड में। आगे क्या कह रहा है? हरे व लाल रंग की अवधियां समान है, हरे और लाल रंग की अवधि क्या है? समान है। ठीक है, कह रहा है 2 बजे दोपहर को वे एक साथ हरे हो जाते हैं, तो अगली बार किस समय वे एक साथ हरे होंगे? ठीक है, करना कुछ नहीं है, सिंपल ये जो टाइम इंटरवल है इनका आप लैसे ले लो, इनका क्या ले लो? एलसीएम ले लो। ऐसे क्वेश्चन को करने का यही तरीका है, इनका क्या ले लो? लैसे ले लो। अगर मैं 25 का, 39 का और 60 का, 25 का, 39 का और 60 का एलसीएम लूंगा तो आप कहोगे सर यह कितना होगा? 3900। सेकेंड है तो सेकेंड में, इनका यूनिट सेकेंड है तो इनका यूनिट भी सेकेंड होगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसको मिनट में बदल लूं तो मिनट में बदलने के लिए किसका भाग लगाओगे? 60 का। तो आपने कहा सर ये 0 से 0 कैंसिल होगा, इसको मैंने काटा तो 6 से कितनी बार? 7 बार, सॉरी 6 से कितनी बार? 6 बार।
6 से कितनी बार? 6 बार। और फिर 6 से कितनी बार? 5 बार। तो आपने कहा 65 मिनट। कितने मिनट? 65 मिनट। मतलब ये है कि ये ग्रीन से रेड होने में 65 मिनट का टाइम लेगा। कितने मिनट का टाइम लेगा? 65 मिनट का। या फिर सेकंड में बात करें तो 3900 सेकंड का। फिर रेड से वापस ग्रीन होना है, तब भी ये कितने मिनट का टाइम लेगा? 65 मिनट का। क्यों? तो क्वेश्चन में यहाँ कह रहा है कि हरे व लाल रंगों की अवधियां क्या है? समान है। मतलब हरे से लाल होना और लाल से हरे होने में टाइम क्या लगता है? सेम लगता है। तो 65 मिनट यहाँ, 65 मिनट यहाँ, क्योंकि ग्रीन था और वापस ग्रीन से ग्रीन बनाना है। तो टोटल कितने मिनट हो गए? 130 मिनट। और 130 मिनट का मतलब क्या होता है? तो आप कहोगे सर 2 घंटे और कितने मिनट? 10 मिनट। अच्छा, पहली बार ये स्टार्ट कब हुआ था? 2 बजे। ये ग्रीन कितने बजे था? 2 बजे। तो अब वापस ग्रीन कितने बजे होगा? तो 2 में 2 जोड़ दो। तो आपने कहा 4 बजकर कितने मिनट? 10 मिनट। 4 बजकर कितने मिनट? 10 मिनट पे। ठीक है कि 2 तो बज रहे हैं, उसमें 2 घंटे 10 मिनट और बढ़ा दोगे तो 4 बजकर 10 मिनट दोपहर पे वापस ग्रीन से क्या हो जाएगा? ग्रीन। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल ही सही उत्तर है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। 23 क्वेश्चन लगभग मैंने करवा दिए हैं। अब इसके बाद मुश्किल से 10 या 12 क्वेश्चन और बच रहे हैं। अगली क्लास में उसको भी मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।